हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमिता पांडे। आज का विषय है कारक, जिसे इंग्लिश में केस कहते हैं। अगर मैं आपको सबसे पहले इसमें उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे मैंने वाक्य को लिखा, मोहन सोहन धन तलवार मारा, लेकिन आपको इस वाक्य का कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर जब मैं इसी वाक्य को कहती हूँ, मोहन ने सोहन को धन के लिए तलवार से मारा, तो इसका अर्थ पता चलता है कि जो मोहन है उसने सोहन को धन के लिए तलवार से मारा है। अब समझ में आ गई है बात। कहने का अर्थ यह है कि जब हम किसी वाक्य में कारक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, उसमें का, के, की यानी कि परसर्ग का प्रयोग कर देते हैं, तो उस वाक्य का अर्थ निकलता है। तो इसी के आधार पर कारक की परिभाषा होगी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया के साथ जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। यहाँ पर होगा कारक, उसे क्या कहते हैं? कारक। तो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा, इसी के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे मैंने वाक्य में कारक के लिए कहा है, राम ने रावण को बाण से मारा। अगर मैं इसी वाक्य को कहती राम रावण बाण मारा, लेकिन आपको इसका अर्थ नहीं समझ में आएगा। तो इसी के साथ अगर मैं कारक के चिन्ह का प्रयोग कर देती हूँ तो आपको इसका अर्थ बहुत ही इजी समझ में आने लगेगा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, इससे ये पता चला है कि राम जो है उसने रावण को बाण से मारा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें। अब इसी प्रकार कारक के 8 भेद बनाए गए हैं। कौन कौन से भेद हैं वह जानेंगे हम। कारक हैं, उनके साथ ही कुछ उनकी विभक्ति चिन्ह हैं। विभक्तियां दी गई हैं। कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा के साथ, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की, ना ने नी, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे रे अरे। तो अब मैं आपको यहाँ पर सभी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा है? ने। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कारक कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर जो कार्य कर रहा होगा उसको प्रधानता दी जाएगी। जैसे यहाँ लिखा है, राम भोजन खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? राम भोजन खाता है। तो हम इस वाक्य में कह सकते हैं कि जो राम होगा वो कर्ता कारक है, क्योंकि खाने का काम कौन कर रहा है? राम। यानी कि जब खाना खा रहा है राम, तो मोटा कौन हो रहा है? राम हो रहा है, राम पे असर पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं, तो जहाँ पर कर्ता पर प्रभाव अगर पड़ रहा हो तो वह कर्ता कारक कहलाती है। और दूसरी बात, क्योंकि कुछ वाक्य ऐसे होंगे जहाँ पर चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पर हमें वाक्य को पढ़कर समझना होगा। जैसे मैंने कहा, राम भोजन खाता है, तो खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर। राम क्या हो गया? कर्ता। तो हम कह सकते हैं यह कर्ता कारक है, ठीक है। नेक्स्ट है, राम ने रोटी खाई। तो हम इसको तो पता चल रहा है हमें, राम ने। तो ने किसका चिन्ह है? कर्ता ने। तो कर्ता कारक का चिन्ह है, तो हम कह सकते हैं कि यह हो जाएगा कर्ता कारक, ठीक है। इसके साथ ने का प्रयोग किया गया है, इसमें नहीं किया है, लेकिन हमें ये पता चलता है खाने का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है, इसलिए यह कर्ता कारक होगी। नेक्स्ट, कर्म कारक का चिन्ह है को। कर्ता के द्वारा की जा रही क्रिया का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी। मैंने क्या कहा? मोहन ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। राम ने रावण को बाण से मारा। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर क्या था? कर्ता के द्वारा की जा रही क्रिया का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ता है। तो कर्ता कौन है? मोहन। और मोहन क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक पर पढ़ने, जो मोहन पढ़ रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। पुस्तक पर कैसे पढ़ रहा है कि पुस्तक के जो चैप्टर्स हैं, जो कुछ भी वो पढ़ रहा है, वो चैप्टर्स क्या है? फिनिश होती जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो पुस्तक है वह कर्म कारक होगी।
राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ तो क्लियर होता है कि रावण को लिखा है, इस कारण से यह हो जाएगा कर्म कारक। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे। तो हम समझ रहे हैं कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो मोहन जो करता है इसका प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है। कैसे? पुस्तक जो है, जो कुछ भी पढ़ रहा है वो पुस्तक में चैप्टर्स समाप्त होते जा रहे हैं, उसको भी समझ में आते जा रहा है। तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी, कर्ता का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कर्म कारक। इसलिए कहा जा रहा है कर्ता के द्वारा की जा रही क्रिया का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो हम आपको यहाँ नेक्स्ट पढ़ते हैं अब करण कारक। करण कारक क्या है? से, के साथ, इसके कुछ ये विभक्ति चिन्ह हैं। तो करण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है, यहाँ पर मेन बात क्या है? साधन, साधन का बोध होता है, उसे करण कारक कहते हैं। तो कहने का सबसे सिंपल शब्दों में मैं कह सकती हूँ कि जहाँ कहीं भी साधन का अगर प्रयोग किया जा रहा होगा तो वह करण कारक होती है। करण कारक याद है, मोहन कलम से लिखता है। मोहन किससे लिख रहा है? कलम से। तो कलम क्या हो गया? कलम एक साधन हो गया, तो कह सकते हैं करण कारक। राम बाण से रावण को मारता है। किससे मारता है? बाण से। तो बाण क्या हो गया? यह भी एक साधन हो गया। तो जहाँ पर भी साधन का प्रयोग किया जा रहा होगा तो उसे हम कह सकते हैं करण कारक। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे करण कारक। दूसरी बात यह है कि जो करण कारक होगा, फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पर साधन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको करण कारक के साथ एक और कारक है उसका मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी कि दोनों में से का प्रयोग किया जाता है और अंतर क्या है दोनों में। जैसे कि करण कारक है, अपादान कारक है, दोनों के साथ से का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमें पता कैसा चलेगा कि कौन सा करण कारक है और कौन सा अपादान कारक है। फर्स्ट मैंने आपको बताया करण कारक के साथ साधन का प्रयोग किया जाएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि वो करण कारक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या है? इसका उदाहरण है, इसके कुछ विभक्ति हैं, के लिए, को, जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। तो यहाँ पर कुछ उसके उदाहरण दिए गए हैं। राम पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। क्या लिखा है? राम पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। तो पढ़ने के लिए क्या कर रहा है? यहाँ पर पढ़ने के लिए वो स्कूल जा रहा है। दूसरा है राजा निर्धनों को वस्त्र देता है। तो पहली बात यह है, को अगर प्रयोग किया जाए तो संप्रदान कारक होगा। के लिए प्रयोग किया जाए, यहाँ पर के लिए, पढ़ने के लिए, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। तो कुछ विभक्ति चिन्ह हैं जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह है, कारक का प्रयोग किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया राम पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा है, के लिए क्या है? विभक्ति है संप्रदान कारक की। राजा निर्धनों को वस्त्र देता है, निर्धनों को हम कह सकते हैं किसके विभक्ति चिन्ह है? संप्रदान कारक की। तो यह हो जाएगा संप्रदान कारक। जिसे कुछ दिया जाए, जैसे हम कुछ गरीबों को दे रहे हैं, है ना, तो जब गरीबों को कुछ अगर हम दे रहे हैं अथवा या फिर हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो वह सब हो जाएगा संप्रदान कारक, अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे होंगे तो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपादान कारक। अपादान कारक क्या होती है? तो अपादान कारक, इसका सबसे पहले विभक्ति है से, अलग होना, जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। शब्द के जिस रूप से किसी अन्य वस्तु का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। मोहन घोड़े से गिरता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घोड़े से, क्या मोहन जो है वो घोड़े से गिरता है, घोड़े से क्या हो गया? वो गिर गया, तो वो अलग हो गया है ना, इस कारण से ये अपादान कारक है। लड़के स्कूल से आते हैं। लड़के क्या है? स्कूल से आते हैं, वो भी अलग हो गए स्कूल से अब।
तो जहाँ पर अलग होने की बात की जाएगी उसे अपादान कारक कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिर गए तो पेड़ में जो पत्ते लगे थे वो नीचे गिर गए तो वो भी अलग हो गए। तो जहाँ पर अलग होने का बात किया जाएगा तो उसे अपादान कारक कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अलग होना। और मैंने आपको बताना था कि जहाँ पर जो अपादान कारक है उसके साथ से का प्रयोग किया जा रहा है, करण कारक के साथ भी से का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच डिफरेंस यह है, अंतर यह है कि जो करण कारक होगा उसमें जब से का प्रयोग किया जाता है तो उसमें साधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मोहन ने कलम से लिखा तो वहाँ पर साधन क्या था? कलम। अब जो अपादान कारक में से का प्रयोग किया जाएगा उसमें अलग होने के लिए बताया जाता है। जैसे लड़के स्कूल से आते हैं, या फिर मोहन घोड़े से गिरता है, पेड़ से पत्ते नीचे गिर गए, तो ये सब क्या है? अलग हो गए। हर चीज़ अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों पर हम कहेंगे अपादान कारक। तो इन दोनों के बीच यही डिफरेंस है, करण कारक में से का साधन का प्रयोग करना और अपादान कारक में वस्तु का अलग होना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग संबंध कारक। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये कुछ इसके विभक्ति हैं। शब्द के जिस रूप से उसका किसी दूसरे के साथ संबंध जाना जाता है। दूसरे के साथ क्या होगा? संबंध। जैसे मैंने कहा राम का भाई सुंदर है। अब इन दोनों के बीच में क्या है? राम का भाई सुंदर है, दोनों के बीच में भाई भाई का संबंध है। तो जहाँ पर संबंध की बात कही जाएगी तो वह हो जाएगा संबंध कारक। तो राम का भाई सुंदर है, यहाँ पर हो गया भाई का संबंध है। मोहन की बहन अध्यापिका है तो यहाँ भी भाई बहन का संबंध है। तो हम कह सकते हैं तो जहाँ पर भी भाई बहन का संबंध हो या फिर यानी किसी का भी संबंध की बात की जाएगी तो वह हो जाएगा संबंध कारक। यहाँ पर कारक का चिन्ह भी दिया है का, राम का यहाँ पर भी दिया है की। तो जहाँ पर संबंध का अगर बात किया जा रहा होगा तो वह हो जाता है संबंध कारक। जैसे आपका भाई बहन के साथ संबंध, मम्मी पापा के साथ संबंध, टीचर का बच्चों के साथ संबंध, तो वहाँ पर हम कहेंगे संबंध कारक। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है? अधिकरण कारक का है विभक्ति में पर शब्द के जिस रूप से उसके आधार या आश्रय का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मैंने कहा आधार और आश्रय, ठीक है। जैसे गिलास में दूध है, दूध किसमें है? गिलास में। मोहन छत पर बैठा है। मोहन क्या कर रहा है? मोहन जो है वो छत पर बैठा है। तो हम कह सकते हैं कि गिलास में दूध है तो यहाँ पर गिलास में हो जाएगा अधिकरण कारक। मोहन छत पर बैठा है, छत पर हो जाएगा अधिकरण कारक। तो जहाँ पर भी आधार की बात की जाएगी, आश्रय का बात किया जाएगा, जैसे पुस्तक मेज पर रख दो, मेज पर रख दो, तो मेज जो हो जाए मेज पर वह हो जाएगा अधिकरण कारक। सेब अलमारी में रख दो, कहाँ रखने के लिए कहा जा रहा है? अलमारी में, तो यह हो जाएगा अधिकरण कारक। तो आशा कर रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ भी किसी को समझ में ना आए आप इस वीडियो को वापस से देख सकते हैं। नेक्स्ट है संबोधन। संबोधन क्या है? हे, रे, अरे, ये कुछ इसके विभक्ति हैं। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे मैंने आपको बुलाया, टीचर ने आपको बुलाया, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उससे में भी संबोधन का प्रयोग किया जाएगा। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, तो वहाँ पर क्या है? संबोधन का प्रयोग किया जा रहा है, संबोधन कारक का प्रयोग हो रहा है। हे ईश्वर, मोहन इधर आओ, मोहन, तो यह सब क्या है? हे, रे, अरे, तो जहाँ पर भी इसमें क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा संबोधन कारक। तो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। इसमें मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो कि शॉर्ट में आप समझ सकते हैं। इसके नोट्स हैं कारक चिन्ह और संक्षिप्त लक्षण, जो आप वो ना पढ़ने के वजह इसको भी देख सकते हैं। कर्ता ने, जो क्रिया को करने वाला हो वो क्या होगा? कर्ता कारक। कर्म का चिन्ह है को, जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी कि जो कर्ता काम कर रहा है उसका फल जिस क्रिया पर पड़ रहा है उसे कहेंगे कर्म कारक, जिस क्रिया पर फल पड़े।
करण कारक का क्या चिन्ह है? से के साथ, जिससे क्रिया किया जाए, जो क्रिया का साधन हो। ठीक है, जिससे क्रिया किया जाए, मैंने आपको बताया था वहाँ पर साधन का प्रयोग किया जाएगा सिंपल शब्दों में। नेक्स्ट है संप्रदान कारक, को, के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। तो जिसके लिए अगर क्रिया किया जाएगा तो उसे कहेंगे संप्रदान कारक। अपादान कारक, से अलग होना, जुदा होने को, अलग होने को कुछ दिया जाए तो जहाँ पर भी अलग होने की बात की जाएगी उसे कहेंगे अपादान कारक। संबंध, भाई बहन का संबंध, माता पिता का संबंध, मतलब संबंध जो है उसे कहते हैं संबंध कारक। अधिकरण कारक, आधार हो, आश्रय में, पर, संबोधन, हे, रे, अरे। तो यहाँ पर हम क्या है, जिसे किसी को पुकारा जाए तो हम कह सकते हैं यह है कुछ इसके विभक्ति चिन्ह और साथ ही इसमें दिए गए कुछ इसके संक्षिप्त लक्षण। तो यह मैं समझती हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो के लिए न्यू हैं तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Don't forget to press bell icon. Thank you and have a nice day. Keep watching.